हेलो सीजीपीएससी एस्पिरेंट्स, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम राम कुमार बिहार बेस्ड एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपने सीजीपीएससी प्रिपरेशन जर्नी में। एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, लास्ट तक देखना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, हम सारे चैप्टर्स की एमसीक्यू सीरीज लेकर के आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि किसी भी अगर बुक का पहला चैप्टर पढ़ते हो, छत्तीसगढ़ परिचय, सीमा, नामकरण, भौगोलिक स्थिति, पहला चैप्टर है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन उससे आना ही है, वो चाहे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो या टफ से टफ क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। छत्तीसगढ़ का भारत संघ के नए राज्य के रूप में गठन कब हुआ? तो सबको पता है 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है? अब देखो ये क्वेश्चन रामकुमार बिहार में, इसका आंसर बी ऑप्शन है, 1,35,234 किलोमीटर। तो आपको यही याद रखना है। अगर आपका थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन दे देता है, अगर आपने किसी और बुक से पढ़ा हुआ है, तो वो भी आपको याद रखना है। जो ऑप्शन में आपको सही लगता है कि जो दिया हुआ है वो आपको करके आना है। तो रामकुमार बिहार में 1,35,234 वर्ग किलोमीटर है, तो यहाँ पे इसका आंसर हमको यही लेना है। तीसरा नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या क्या थी? तो छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या थी वो 2.55 करोड़ थी। इसका जो सही एकदम एग्जैक्ट अगर आप लोग को जानना है कि कितनी जनसंख्या थी, तो 2,55,45,198 जो थी जनसंख्या थी छत्तीसगढ़ की 2011 के अनुसार। ठीक है, छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में मुख्यतः किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कौशल, सबको पता है कि छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। बृहत संहिता के रचयिता वराह मिहिर ने दक्षिण कौशल को भारत के किस भाग में रखा है? अब ये क्वेश्चन नया है। तो बृहत संहिता जो थी, सबसे पहले तो याद रखना कि वराह मिहिर की रचना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आग्नेय कोण है। तो भारत के किस भाग में रखा है, मतलब आग्नेय कोण में रखा है। ठीक है, ये आप लोग को बस ये फैक्ट है, इसको याद रखना है। ठीक है, आग्नेय कोण। रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे सौंपा था? तो दो पुत्र थे उनके, एक का नाम लव था और एक का नाम कुश था। तो जो सही आंसर है कि लव जो थे, लव को उन्होंने नॉर्थ का हिस्सा दिया था और कुश को उन्होंने साउथ का हिस्सा दिया था, कोसल का। तो साउथ कोसल जो था कुश के क्षेत्राधिकार में आता था। सातवां नंबर, वाल्मीकि आश्रम को रायपुर जिले के किस स्थान से जोड़ा जाता है? तो तुरतुरिया इसका सही आंसर है। वाल्मीकि आश्रम को तुरतुरिया मानने वाले विद्वानों में कौन शामिल नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा कालिदास हो जाएगा। बाकी सारे प्रोफेसर बालचंद्र जैन, प्रयाग दत्त शुक्ल और मौनी बाबा रामदास, ये सारे के सारे वाल्मीकि आश्रम को तुरतुरिया का मानते हैं। दक्षिण कोसल की सीमाओं पर ए कनिंघम के अनुसार कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? सी। ये क्वेश्चन जो है रामकुमार बिहार बेस्ड है, तो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन हो गए थोड़े अटपटे लग रहे हो, बट ये क्वेश्चन एक बार आपको टच जरूर करना है कि दक्षिण कोसल की सीमा पर ए कनिंघम के अनुसार कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? अमरकंटक, महानदी, कांकेर या संपूर्ण बस्तर? तो इसका जो आंसर है वो है संपूर्ण बस्तर। बस्तर को जनरली बहुत सारे विद्वानों ने कंसिडर नहीं किया है दक्षिण कोसल के अंतर्गत। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार दक्षिण कोसल की परिधि कितनी थी? तो दक्षिण कोसल की जो परिधि थी अकॉर्डिंग टू चीनी यात्री ह्वेनसांग, वो थी 6000। ठीक है, अब ये ली क्या था ये तो मुझे भी नहीं पता, बट मेंशन है बिहार की जो बुक है उनमें ये मेंशन है कि 6000 ली। तो अब ये किस एस्पेक्ट में ले रहा है वो तो मुझे भी नहीं पता। सो आंसर आपको लेना है 6000। ठीक है, और याद रखना चीनी यात्री ह्वेनसांग जो थे वो छत्तीसगढ़ कब आए थे? तो 329 एडी, एक मिनट। हाँ, ये जो आए थे वो 7th सेंचुरी में आए थे हमारे, है ना, 7th सेंचुरी में आए हुए थे। तो आप लोग को ये याद रखना है कि ह्वेनसांग कब आए थे, ह्वेनसांग कहाँ कहाँ ठहरे, और ह्वेनसांग जो थे उन्होंने अगर कुछ निर्माण कराया है हमारे यहाँ पे। अगर आपको एग्जैक्ट अगर आप लोग को याद रखना है तो आपको याद रखना 639 एडी, जब हमारे यहाँ जो थे महाश्रीगुप्त बालार्जुन थे, उनके समय पे आए थे। और अगर भारत के एस्पेक्ट में बात करें तो हर्षवर्धन के समय पे आए थे। ठीक है, त्रिपुरा और मल्हाल की यात्रा की थी। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग का जो छत्तीसगढ़ आगमन था, दक्षिण कोसल आगमन था, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दक्षिण कोसल की पश्चिमी सीमा में हीरालाल ने किसे सम्मिलित माना? इसका आंसर है बी, बरार क्षेत्र को उन्होंने सम्मिलित माना। वर्तमान छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति अक्षांश देशांतर के बीच है, किस अक्षांश देशांतर के बीच है? तो आप लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी। अगर आप देखोगे इस तरीके से, अगर छत्तीसगढ़ हम बांट लेते हैं तो 17,
46, 17 डिग्री 46 आर्क, और 24 डिग्री लगभग 5 आर्क के बराबर होता है। और इधर 80, और इधर कितना होता है, 80 से लेकर के 84 तक होता है। ठीक है, 80 डिग्री 15 आर्क होता है, और इधर आप लोग देखोगे तो 80 डिग्री, सॉरी 84 डिग्री 50 आर्क के अराउंड होता है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, एटलीस्ट इन सारे इजी क्वेश्चंस को कर लीजिएगा प्रिपेयर। छत्तीसगढ़ के मैदान को प्रमिला कुमार ने किस आकार का बताया? ये अच्छा क्वेश्चन है। तस्तरी नुमा बताया है, बेसिन के नुमा। वैसे भी छत्तीसगढ़ को बेसिन बोलते हैं, छत्तीसगढ़ बेसिन। क्या होता है, छत्तीसगढ़ जो मैदानी हिस्सा है उसके चारों ओर जो है वो पहाड़ है, बीच में वो इस तरीके का मैदान है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, और ये भी महानदी शिवनाथ बेसिन है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तस्तरी नुमा कहा है प्रेमिला कुमार ने। ठीक है, नाउ छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? सिंचाई परियोजना, मिट्टी की उर्वरता, धान की हजारों किस्में, और वर्षा की अधिकता। सी बेसिकली धान की 1000 किस्में तो होती है, इसका सही आंसर ये है। बट छत्तीसगढ़ का धान कटोरा कहा जाने का मुख्य जो कारण है वो इसकी इस तरीके की स्थलाकृति है, या कहें कि इस तरीके की जियोग्राफी जो है छत्तीसगढ़ की, वो मेन कारण है। अगर ऑप्शन में देता है कि छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक विवरण है, या फिर भौगोलिक जो क्षेत्र छत्तीसगढ़ का है, जो मैदानी इलाका है और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, तो मेन रीजन वो है छत्तीसगढ़ के धान का कटोरा कहे जाने का। ठीक है, धान की वेराइटीज तो है हमारे यहाँ, बट जो फिजियोग्राफिक रीजन है, या फिर फिजियोग्राफिक जो आपको दिख रही है कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे छत्तीसगढ़ बेसिन की है, वो मेन रीजन है धान का कटोरा कहे जाने की। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी किसको कहते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि महानदी को कहते हैं। अगर बस्तर पूछता तो हम इंद्रावती करके आते, इसका आंसर क्या हो जाएगा, महानदी। महानदी का प्राचीन नाम क्या था? दो चीजें हैं मैं क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पे। एक होती है वायु पुराण, वायु पुराण में इसको क्या कहा गया है, नीलोत्पला कहा गया है, महानदी जी को नीलोत्पला कहा गया है। और वहीं अगर हम बात करें मत्स्य पुराण में, और अगर कोई भी अगर अगर अदर पुराण दे देता है आपको एग्जामिनेशन में, तो आपको चित्रोत्पला लेके चलना है। ठीक है, तो ये दो नाम आप लोग को याद रखना है, नीलोत्पला एंड चित्रोत्पला। ठीक है, स्कंद पुराण में महानदी को किस नाम से उल्लेखित किया गया? स्कंद पुराण में जो है आपका किस किस नाम से किया गया? स्कंद पुराण हो चाहे मत्स्य पुराण हो, मैंने कहा आपको आपको याद रखना है क्या, चित्रोत्पला याद रखना है। ठीक है, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इजी क्वेश्चन है, शिवनाथ रिवर। शिवनाथ नदी की विशेषता क्या है? इसका जलग्रहण क्षेत्र महानदी से अधिक है, इसलिए इसकी विशेषता, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शिवनाथ रिवर इज दैट कैचमेंट एरिया इज बिगर देन महानदी। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, बस्तर में बहती नहीं है ये सबसे लंबी नदी भी नहीं है। ठीक है, महानदी की लंबाई ज्यादा है, हालांकि शिवनाथ नदी की जो लंबाई है वो छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। ठीक है, महानदी के कंपेरिजन में महानदी ज्यादा उड़ीसा में बहती है। या समुद्र में गिरती है, नहीं गिरती। बस्तर की जीवनदायिनी नदी किसे कहते हैं? इंद्रावती को कहते हैं। वर्तमान दलपत सागर पहले किस नाम से जाना जाता था? अगर आपको दलपत सागर जानना है तो आपको बस्तर जाना होगा, बस्तर में दलपत सागर है। ठीक है, बस्तर में दलपत सागर है। तो बस्तर को पहले भूपाल ताल के नाम से जाना जाता था, तो भूपाल ताल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस्तर के बैलाडीला पर्वत का नामकरण किस कारण से हुआ? बस्तर का बैलाडीला नामकरण, अब देखिए बस्तर का बैलाडीला नामकरण किस कारण से हुआ, ये क्वेश्चन नया है। आपको अगर पता नहीं होगा कि किस रीजन की वजह से इसका नाम हुआ, तो आपको पता नहीं चलेगा। असल में बुक के अकॉर्डिंग बैल की आकृति होने के कारण इसका नाम बैलाडीला रखा गया है। ठीक है, लोहा इसके कारण मार के मत आ जाना। नाउ सरगुजा जिले का मैन पार्ट किस लिए प्रसिद्ध है? हालांकि इसमें सारे आंसर सही हैं एक्सेप्ट थोड़ा सा ये लौह खनन वाला जो है वो बॉक्साइट वहां ज्यादा मिलता है, तो बॉक्साइट की वजह से ज्यादा फेमस है। वन्य जीव अभ्यारण्य है नहीं, बट वन से संपन्न है वो एरिया। पठारी सौंदर्य भी वहां पे है, और जलप्रपात भी है वहां पे, टाइगर पॉइंट हो, मछली पॉइंट हो, मेहता पॉइंट हो, एक्सेट्रा। ठीक है, सो इसका 23rd का वैसे आंसर इसने लिया है पठारी सौंदर्य के लिए। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य पार्टिकुलरली वहां नहीं है, जलप्रपात है वहां पे, बट हमको जो आंसर लेना चाहिए वो सही आंसर लेना चाहिए बी और डी, पठारी सौंदर्य के लिए भी और जलप्रपातों के लिए भी फेमस है। ठीक है, रामगढ़ की नाट्य कला किस काल की मानी जाती है? अब रामगढ़ की जो नाट्यशाला है ना, देवदासी शुतनुका की जो प्रेम गाथा है ना, उससे रिलेटेड है। तो रामगढ़ की नाट्यशाला किस काल की मानी जाती है? ईसा पूर्व 2री शताब्दी आपको मान के चलना है, क्योंकि इसी समय में है ना, ईसा पूर्व 2री शताब्दी। ईसा पूर्व का मतलब होता है 2री शताब्दी, का मतलब होता है 2nd सेंचुरी बीसी मानी जाती है। ठीक है, और इसी समय में यहाँ पे
जो है पिछले साल 2024 में सीजीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, भरत मुनि नाट्य शास्त्र की रचना जो है कहाँ पे की थी और कब की थी, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 2nd सेंचुरी बीसी रामगढ़ की नाट्यशाला किस काल की मानी जाती है, तो ईसा पूर्व दूसरे काल की मानी जाती है। हालांकि देवदासी और शुतनुका बाद के समय के हैं, तो वो भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। विश्व की सर्व प्राचीन नाट्यशाला किसको माना जाता है, रामगढ़ या रामगिरी, जिसको कालिदास जी ने अपने मेघदूत में रामगिरी कहा है, ठीक है, वो आप लोग को याद रखना है। कौशल शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत शब्द से हुई है, तो इसका अर्थ है कुशल। कुशल का मतलब होता है प्रसन्न, खुश होना, ठीक है। मल्हार से प्राप्त मुद्रा पर किस लिपि का प्रयोग हुआ है, देखो मल्हार से जो है एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें ब्राह्मी लिपि में वो लिखा गया है, ठीक है। उस मुद्रा का नाम आप लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, गामस कोसलीय, है ना, गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि, याद रहेगा। एक मुद्रा प्राप्त हुई है मल्हार से जो कि बिलासपुर में है, गामस कोसलीय, गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ये याद रखना आपको। माता कौशल्या का जन्म स्थान अधिकांश विद्वानों के अनुसार कौन सा है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार चंदखुरी में 1973 में यहाँ पे एक मंदिर भी बना है जिसको राम वन पदगमन के सर्किट में शामिल किया गया है, ठीक है। महाभारत के किस पर्व में कौशल का उल्लेख है, कौन से पर्व में महाभारत के जो है कौशल का उल्लेख है, इसका सही आंसर है सभा पर्व, ठीक है। 30वां, दक्षिण कौशल के स्वामी का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, दक्षिण कौशल के स्वामी का उल्लेख मल्हार शिलालेख में मिलता है, ठीक है, मल्हार शिलालेख। छत्तीसगढ़ नाम का प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख न मिलने का क्या कारण है, क्षेत्र का अभाव, नामकरण का आधुनिक होना, ऐतिहासिक उपेक्षा, सीमित जनसंख्या। इसका जो मेन कारण है वो है आपका नामकरण का आधुनिक होना। हमें दक्षिण कौशल के रूप में तो मिला है, बट छत्तीसगढ़ का नाम किसी भी, ना रामायण ना महाभारत, किसी ग्रंथ में नहीं मिला है, क्योंकि ये नया नाम है जो कि सबसे पहले जो थे दलराम राव ने दिया था, जो कि लक्ष्मीनिधि राय के दरबारी कवि थे, चारण कवि थे जिसको बोलते हैं, ठीक है। और वो भी 1487 में दिया था, पहली बार 1487 एडी या ईस्वी में दिया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ नामकरण संबंधित सबसे प्रामाणिक सिद्धांत कौन सा है, छत्तीसगढ़, शिवनाथ नदी बह रही है, इसके ऊपर 18 गढ़ और नीचे 18 गढ़, ये रतनपुर कल्चुरी के अंतर्गत आते थे, ये रायपुर कल्चुरी के अंतर्गत आते थे, ठीक है। जिसको बोलते हैं गढ़ सिस्टम ऑफ कल्चुरी। रतनपुर राजा के अधिकार क्षेत्र में कितने गढ़ माने जाते हैं, 18। रायपुर के राजा के अंतर्गत कितने गढ़ थे, 18 गढ़। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ नामकरण किस आधार पर हुआ, 36 गढ़ों के आधार पर हुआ। पद्मावत में रतनपुर का उल्लेख किस कवि ने किया है, ना ये अच्छा है ना, रतनपुर का उल्लेख हुआ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पद्मावत में रतनपुर का उल्लेख किस कवि ने किया, अगर आपको पता है कि पद्मावत की रचना किसने की है तो आपको आंसर पता चल जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी में किस कवि ने किया, तो अभी मैंने आपको बताया 1487 एडी में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी ने आई थिंक, मुझे याद नहीं है बट पूछा हुआ है ये सवाल, ये तो एटलीस्ट पूछा है कि किस कवि ने छत्तीसगढ़ का पहला प्रयोग किया है, तो आपको याद रखना है 15वीं शताब्दी, मतलब 1487 एडी में सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है, दलराम राव ने किया है, ठीक है। चारण कवि थे किसके, लक्ष्मीनिधि राय के, लक्ष्मीनिधि राय। मध्यकाल में किसी राज्य की शक्ति का मापन किससे किया जाता था, गढ़ों की संख्या से, इसीलिए छत्तीसगढ़, ठीक है। नाउ छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ की व्युत्पत्ति को किसने अस्वीकार किया था, तो ऐसे बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने अस्वीकार किया था, बट इसका सही आंसर है पीएन बोस, ठीक है। एक्सप्लिसिटली इन्होंने किया, तो छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ से जो व्युत्पत्ति थी, जो वर्ड की व्युत्पत्ति थी, उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में छत्तीसगढ़ नामकरण पर लेख किसने लिखा था, तो पीएन बोस ने लिखा था, ठीक है। उन्होंने इसी लेख में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में जो है उल्लेख किया था कि छत्तीसगढ़ से जो छत्तीसगढ़ वर्ड बना है, विच इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ शिवनाथ नदी के दक्षिण स्थित गढ़ों में कौन शामिल नहीं है, अब देखिए रायपुर तो यार दक्षिण में है, सिरपुर है क्या, रतनपुर है क्या, रतनपुर नहीं है, रतनपुर कहाँ, बिलासपुर में पड़ता है, वो ऊपर पड़ेगा, सिरपुर है, दुर्ग भी है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सीजीपीएससी ने पिछले बार या फिर उससे पहले, नॉट प्रीवियस ईयर, उससे पहले जो है क्वेश्चन पूछ रखा है इसके ऊपर, सिमरियागढ़ ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ था, उसको आप देख लीजिएगा और गढ़ों के नाम अगर ये हो सके तो याद कर लीजिएगा। शिवनाथ नदी के उत्तर स्थित गढ़ों में कौन शामिल है, शिवनाथ नदी के उत्तर स्थित, राजिम नहीं है, खरौद है क्या, यस, खल्लारी नहीं है, पाटन नहीं है, खरौद इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बोली किस भाषा समूह से संबंधित है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी
या राजस्थानी या मराठी, तो पहले तो इन दोनों को काट दीजिए। अब देखिए पश्चिमी हिंदी तो नहीं हो सकती, पूर्वी हिंदी होगी, ठीक है, क्यों पूर्व में हम। कोसली भाषा का सर्वाधिक साम्य किससे है? कोसली भाषा का सर्वाधिक साम्य भोजपुरी से तो नहीं है, और किससे है? ब्रज से भी नहीं है, मैथिली भी नहीं बोलते, अवधी बोलते हैं, ठीक है। महाकौशल शब्द का प्रयोग संभवतः किस कारण शुरू हुआ? महाकौशल, बहुत बड़ी चीजों के लिए हम महा शब्द का उपयोग करते हैं, उसी से समझ में आता है कि अगर कोई राजा है या कोई वंश है तो अपनी महानता को दिखाने के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग करेगा। है वंश की महत्ता। महासमुंद का नाम किससे संबंधित है? महासमुंद, विशाल तालाब, है ना। सोमवंशी और कलचुरी शासकों की प्रमुखता थी। सोमवंशी और कलचुरी शासक की क्या प्रमुखता थी? जल प्रबंधन। सोमवंशी और कलचुरी शासकों, इसीलिए बहुत सारे तालाब आपको देखने को मिलेगा, तालाबों की नगरी, है ना, मंदिरों की नगरी, तालाबों की नगरी, इस तरीके से बहुत सारे प्लेसेस है, तो वो आप लोग को पता होना चाहिए। बस्तर भूषण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बस्तर भूषण के ग्रंथ के लेखक कौन है। तो ठाकुर केदारनाथ आप लोग को नाम याद रखना है। सारे नाम जाने पहचाने, मुकुटधर पांडे, प्रहलाद दुबे, हीरालाल, तो आप ये मार के मत आ जाना कि मुकुटधर पांडे जी है, नहीं। उन्होंने कालिदास जी के मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया था, ठीक है। ठाकुर केदारनाथ जो थे, इन्होंने बस्तर भूषण ग्रंथ लिखा है, ठीक है, याद रहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अबूझमाड़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज संपदा के लिए, कृषि के लिए, पिछड़ी जनजातियों के लिए, व्यापारिक केंद्र के रूप में। इसको हटा दीजिए, कृषि के लिए इंपॉर्टेंट है ही, खनिज संपदा के लिए भी है, पिछड़ी जनजातियों के लिए भी है, चारों के चारों, सॉरी, तीनों के तीनों सही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति के विशिष्ट योगदान की ओर सबसे पहले ध्यान किसने दिलाया था? इसका सही आंसर है मुकुटधर पांडे, ठीक है। मुकुटधर पांडे काफी प्रख्यात व्यक्ति रहे और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विशिष्ट योगदान की ओर सबसे पहला ध्यान मुकुटधर पांडे जी ने दिलाया है। हालांकि ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आता तो ह्वेन सांग इसमें आ जाते, क्योंकि ह्वेन सांग ने भी बताया छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सिरपुर और मल्हार के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये 50 वीडियो का सीरीज, सॉरी, वीडियो खत्म होता है, और आज हमने चैप्टर 1 किया है, इससे संबंधित वीडियोस और भी आएंगे, सारे चैप्टर्स हम खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, कीप लर्निंग।